मंच पर विराजमान सभी मान्यवर और सामने बैठे हुए सारे इस डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव में उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी सारे पदाधिकारी है, काउंसिलर्स है, कार्यकर्ता है और हिंदुत्व पर प्रेम करने वाले लोग हैं। मैं जब आंध्र प्रदेश में बात करता हूं तब थोड़ा थोड़ा तेलुगु बोलना पड़ता है, लेकिन हैदराबाद में भाग्यनगर में हिंदी में बोलने से चलता है और इसलिए मैं लिबर्टी लूँगा कि मैं हिंदी में ही विषय रखूँगा। आज मुझे यहाँ पर बुलाया था और सोशल मीडिया का विशेष फोकस करके जो हिंदुत्व पर प्रेम करने वाले लोग हैं, जो भारत पर प्रेम करने वाले लोग हैं, जो हमारे इस देश की संस्कृति सभ्यता के ऊपर प्रेम करने वाले लोग हैं, जो देश की सुरक्षा के बारे में सोचने वाले लोग हैं, ऐसे सब लोग यहाँ पर उपस्थित है, ऐसा मैं मानता हूँ। साथियों, एक जमाना था जब कार्यक्रम में लोग आया करते थे। पॉलिटिकल पार्टी के एजुटेशंस में भी बहुत बड़े पैमाने पर लोग आया करते थे, सभाओं में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। धीरे धीरे अभी जमाना बदल रहा है और एक माननीय स्वामी जी का आगमन हुआ है, उनको भी स्वागत करके बुला लीजिए ना, मंच पर बुला लीजिए। बुलाए ना, बैठे ना, స్వామీజీ శ్రీ సిఎస్ రంగరాజన్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। భారత్ మాతా की, भारत माता की। आइए स्वामी जी, आइए यहाँ पर आइए। नमस्कार, नमस्कार। एक समय था कि जब पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग होती थी, एनजीओज की भी मीटिंग होती थी और लोगों की संख्या बहुत बड़े पैमाने पर वहां पर आती थी। अभी आप ध्यान में रखिए, ये सारा धीरे धीरे कम होगा। अभी भविष्य में युद्ध भी होंगे ना, वो अधिकतर डिजिटल युद्ध ही होंगे और सारा चलेगा डिजिटल मीडिया में। एक जमाने में प्रिंट मीडिया मास्टर था, जो भी झूठ बोलता था हिंदू संगठनों के बारे में, हिंदू नेताओं के बारे में, भारतीय जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, आउट ऑफ दी बॉक्स जाकर कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर देते थे। भाषण के बीच में से एक दो शब्द काट कर उसको छाप देते थे ताकि लोगों में प्रतिमा जो है मलिन हो, इमेज टार्निश करने का काम करते थे। बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आने के बाद फर्क ये पड़ा कि प्रिंट मीडिया उनके ही पास जाता था जिनके घर में न्यूज़पेपर आता था। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का ऐसे हो गया कि जिनके जिनके घर में टीवी है वो सब लोग आसानी से उसको देखना चालू किए। फिर बहुत सारे चैनल्स भी चालू हो गए। उसके बाद में स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन के ऊपर लोगों ने देखना चालू किया। तो उस समय तो ऐसा था कि हम करे सो कायदा, कितना भी झूठ बोलेंगे, हिंदुत्व के खिलाफ झूठ बोलेंगे, हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठ बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ झूठ बोलेंगे। तो वो एक नैरेटिव सेट करने का काम मीडिया करता था। लेकिन जब से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आ गए और लोगों ने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया, तब किसी को भी कुछ बोलना है और वो दुनिया ने सुनना है तो उसके लिए किसी मीडिया चैनल की आवश्यकता नहीं पड़ी, किसी प्रिंट मीडिया के न्यूज़पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ी। मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, मुझे जो दिखाना है मैं दिखाऊंगा। इसको जब प्रारंभ हुआ सारी दुनिया में तो हमने देखा कि कई राष्ट्राध्यक्ष, मेरे ख्याल में बराक हुसैन ओबामा के चुनाव से लेकर ऐसे कई चुनाव, ऐसे कई आंदोलन इस दुनिया में हुए कि जिन
आंदोलनों में आइए, साई गारू आइए, हमारे मित्र है और एक बहुत बड़े यूट्यूबर है। आइए आइए, मंच पर है, आपका स्वागत है। आप जरा ऑफिशियल स्वागत कीजिए। శ్రీ సాయి కృష్ణ అవనూరి గారికి నేషనలిస్ట్ హబ్ ఫౌండర్ వారికి వేదిక ద్వారా స్వాగతం పలుకుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా వేదికను ఆశీర్వాదవలసిందిగా మనవి చేస్తా ఉన్నాం. अच्छा ठीक है, वहीं बैठे। स्वामी जी का सानिध्य कभी भी, और दो तरफ दो स्वामी हो तो और भी आनंद है ना। तो एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, डिजिटल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया कि दुनिया में बहुत बड़े आंदोलन उससे खड़े रहे। कुछ करने धरने की जरूरत नहीं थी। सोशल मीडिया में एक मैसेज चला जाता था कि ये जो चीज हो रही है ये गलत हो रही है, और जिस जिसको इसके खिलाफ अपना आवाज बुलंद करना है वो इतने तारीख को इतने बजे समय पर पहुंच जाए। और लोगों ने देखा कि केवल सोशल मीडिया पर आह्वान किया गया और लाखों की संख्या में लोग एकत्रित आ गए, जो किसी नेता के बुलाने पर नहीं आते थे, जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के बुलाने पर नहीं आते थे। बस सोशल मीडिया के एक मैसेज से लोग जमा होने लगे। ये एक ताकत अपनी सोशल मीडिया ने दिखा दी। जब किसी भी प्रकार के झूठ को किसी भी पत्रकार ने फैलाना शुरू किया तो सोशल मीडिया ने इतने बड़े पैमाने पर उसको ट्रोल किया कि जिस मीडिया हाउस में वो नौकरी करता है उसके मालिक से बांबू आ गया, नीचे फोन आ गया, ये क्या कर रहे हो, शर्म है कि नहीं तुमको, कुछ भी बोलते हो, झूठ बोल देते, देखो सारी दुनिया क्या बोल रही है। तो उनके चैनल से बड़ा कौन हो गया, सोशल मीडिया बड़ा हो गया। और ये सोशल मीडिया में गुंडागर्दी, जो मीडिया, डिजिटल मीडिया, खास करके प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर से जो गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, उनकी गुंडागर्दी खत्म करने का काम सोशल मीडिया वॉरियर्स ने किया। मैं जब 2012 में गुजरात इलेक्शंस में विस्तारक के नाते काम करता था, इन 2012, मतलब आज से 10 साल पहले की बात है। उस समय नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और उनके तीसरे बार मुख्यमंत्री बनने के लिए उनका चुनाव गुजरात का आने वाला था, इसलिए पार्टी ने कुछ विस्तारकों को भेजा, उसमें मैं भी था। तो प्रदेश की ऐसी बैठक में नरेंद्र मोदी जी ने 2012 में सोशल मीडिया का इंपॉर्टेंस बताया। उस समय ट्विटर था नहीं, ट्विटर उस समय था नहीं, सब युवा ऑर्कुट पे हुआ करते थे, और ऑर्कुट बच्चों का खेल है, इसलिए फेसबुक तब जो चालू हुआ उसमें इंटेलेक्चुअल्स, पॉलिटिशियंस का प्लेटफॉर्म फेसबुक बन गया, और फेसबुक पर बहुत लोग थे। बाद में वो जो इंटेलेक्चुअल्स और पॉलिटिशियंस का जो प्लेटफॉर्म है वो ट्विटर ने हाईजैक कर लिया, लेकिन पहले फेसबुक बड़ा था। तब मोदी जी ने बताया कि देखो सोशल मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, भविष्य में सारी दुनिया में सोशल मीडिया का प्रभाव रहने वाला है, और हम सब कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया सीखना चाहिए। सबके सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स है सब में अपने अकाउंट होने चाहिए, उसको चलाना हमने सीखना चाहिए। और ये सोशल मीडिया के माध्यम से अभी जो वैक्यूम है उसको हमने तुरंत भर के निकालना चाहिए, और अगर हम देरी करेंगे तो वैक्यूम कभी रहता नहीं है, तो फिर वो वैक्यूम दूसरा कोई भर के निकालेगा और फिर आपके लिए उसमें जगह नहीं बचेगी। ये मोदी जी के शब्द मुझे ठीक से याद है, इन 2012। और फिर उसमें मैंने तय किया कि मैं भी अपना फेसबुक अकाउंट, ऑर्कुट का था लेकिन उसमें कोई खास मैंने इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन फेसबुक में मैंने इंटरेस्ट लिया, और फेसबुक अकाउंट मैंने खुद हैंडल करना चालू किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब खुद हैंडल करता है ना, तब उसका महत्व अपने आप, और जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को समझ में आता है कि कौन सी पोस्ट अपने ऑफिस के माध्यम से आपके लोगों ने डाली है,
और कौन सी पोस्ट में आपने अपना दिमाग लगाया, क्योंकि आपका व्यक्तित्व लोग समझते हैं और आपकी भाषा लोग समझते हैं, और जब आप लिखते हैं तब ये किसने लिखा है इतना सूझबूझ बुद्धिजीवी जो रहते हैं उनको तो पक्का रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में ये फेसबुक मैंने चलाना चालू किया, मुझे फिर वो एक कला है, फिर आप उसको धीरे धीरे एक्वायर करते। फिर मोबाइल के अंदर वीडियो एडिटर, फोटोशॉप, पिक्सलर वगैरह सब एक एक ऐप डाउनलोड करके मैंने सीखना चालू किया, एडिटिंग खुद करना चालू किया, कंटेंट खुद लिखता था। और मैंने ये सारा करते करते अपने फेसबुक को बाद में मेरे समझ में आ गया कि क्या डालने से कितना उसको ट्रैक्शन मिलता है, कितना रीच होता है, कैसे लाइक्स आते हैं, कैसे ये आपके शेयर्स होते हैं, फेसबुक की बात कर रहा हूं। और बहुत बड़े पैमाने पर उसको लाइक आना चालू हो गया। फिर मैंने प्रमोशन भी किया। प्रमोशन करना कोई गलत काम थोड़ी ना है, अपने विचारों को दिखाना, मैं क्या कर रहा हूं दिखाना, लोगों को पता चले। हम कोई अच्छा काम करते तो लोगों को दिखाने के लिए एडवर्टाइजमेंट करना कहां गलत है, लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, राजनीति में होल्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स लगाते हैं ना। तो फेसबुक के ऊपर प्रमोशन करना इज एज गुड एज यू आर पुटिंग होल्डिंग्स एंड पोस्टर्स, बैनर्स। वो होल्डिंग, पोस्टर, बैनर रास्ते में आने जाने वाले लोग देखते हैं। सोशल मीडिया में जब आप अपने आप को प्रमोट करते हैं तब सोशल मीडिया से जो आपको देखते हैं, डिजिटल मीडिया से देखते हैं, उनमें आपका प्रचार होता है। और प्रचार व्यक्ति का प्रचार नहीं है ना, प्रचार विचारों का है, हिंदुत्व का है, देशभक्ति का है, नेशनलिज्म का है। और व्यक्ति अगर अपने परिश्रम से पैसे कमाता है और अपने विचारों के प्रचार के लिए अगर खर्चा करता है तो उससे बड़ा और समर्पण क्या हो सकता है। लेकिन आप प्रमोशन करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपकी पोस्ट जो है या फिर आपका जो पोस्टर आपने बनाया है एडवर्टाइजमेंट का, वो लोगों को दिखाई देगा। लोगों को दिखाई देगा इसका मतलब वो लाइक करेंगे ऐसा नहीं है। लाइक करने के लिए आपके अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब देखने वाले का हाथ आगे बढ़ेगा और लाइक का बटन दबेगा। लाइक का बटन दबाने के लिए तो कोई पैसा देकर नहीं लाइक के बटन दबवा सकता ना। हाँ, वो फेक लाइक्स खरीदने वाले वगैरह रहते हैं, वो सब दूसरी बात है, क्योंकि केजरीवाल सभी जगह पर होते हैं ना। तो इसलिए ये जो बात है मैंने करना शुरू किया और अच्छा ट्रैक्शन भी लोगों का मिलना शुरू हो गया। फिर 2016 में मुझे याद है फेसबुक लाइव चालू हो गया। शायद वो पहले से चल रहा होगा, मुझे समझ में आ गया फेसबुक लाइव नाम की कोई चीज है। अब मेरे फेसबुक पेज पर जाकर देखिए, त्रिपुरा का सारा जितना संघर्ष, पॉलिटिकल फाइट जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ की है, वो पूरी तरह से आपको फेसबुक पर एक एक दिन का आपको काम देखने को मिलेगा। कहां गया, कौन सी बैठक की, क्या भाषण किया, मैंने क्या कहा, माणिक सरकार ने कैसे पाप किए थे, कम्युनिस्ट पार्टी ने क्या क्या पाप किए, 25 साल किस तरह से त्रिपुरा को उन्होंने खत्म करने का काम किया, कैसे गुंडागर्दी की, कैसे कार्यकर्ताओं की हत्या की, कैसे महिलाओं के ऊपर बलात्कार बढ़े, कैसे गांजा का व्यापार होता है, सारी चीजें, कैसे गाय का स्मगलिंग होता है बांग्लादेश की तरफ, ये सारी चीजें, मतलब ये सारी चीजें ना आपको ऑन द स्पॉट सूझनी चाहिए। साईगारू में सरिग्या चेप्पाना, तप्पकोंडा, हाँ, आपको ना उधर सूचना चाहिए कि ये जो अभी हो रहा है ये सोशल मीडिया में जाएगा तो ये चलेगा, उस समय समझ में आना चाहिए। जैसे मैं धर्मनगर से अगरतला जा रहा था और उसमें मैंने देखा मेरे सामने गाय से भरा हुआ ट्रक जा रहा है, बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ वो जा रहा है। मैंने तुरंत उसका लाइव चालू किया और मैंने पीछे से अपने से कमेंट्री करना चालू किया। देखिए, मैं त्रिपुरा में हूं और बांग्लादेश की सीमा के पास बहुत बड़े पैमाने पे गौ तस्करी हो रही है, गौ माता को वहां पर भेजा जा रहा है काटने के लिए, खाने के लिए। और आप कल्पना नहीं कर सकते उस समय जब मेरे फेसबुक पेज के लाइक्स मेरे ख्याल में 20-25 लाख होंगे, वो गाय वाला जो वीडियो था
55 लाख लोगों ने देखा, 55 लाख लोगों ने, क्योंकि गाय के प्रति लोगों के मन में प्रेम है, आत्मीयता है। इसलिए आपको ऑन द स्पॉट समझ में आना चाहिए। मेरे पास मेरे सहयोगी रहते हैं, ऐसे ही मैंने देखा एक पुलिस वाला एक छोटे टेम्पो में 4-5 गौवें थी, गाय थी, और वो पुलिस वाला ऐसे गुटरगू कर रहा था एक ड्राइवर के साथ। मेरे समझ में आ गया कि ये पैसे का लेन देन हो रहा है। बांग्लादेश की बॉर्डर उधर सामने थी। मैं तुरंत गाड़ी रोका, उतरा और तेजी से चला गया। पुलिस को पूछा, ए क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम, क्या बात कर रहे हो इसके साथ? इसके गाड़ी में 4 गायें हैं, इसके पास एक तो गाड़ी के पेपर से क्या पूछो, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है क्या पूछो, इसके पास जानवर लेकर जाने का परमिट है क्या पूछो। ये 3 बातें पूछो, तुम क्या बात कर रहे हो? तो मैंने उसको पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? वो ड्राइवर बोला राजू। मैंने बोला राजू मालूम है? राजू क्या? वो बोला राजू हुसैन। मैंने कहा हाँ, कहां तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस है? बोलता है मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। गाड़ी के पेपर्स है? गाड़ी के पेपर्स नहीं है। आपका जानवर लेकर जाने का लाइसेंस है? उसने बताया वो भी नहीं है मेरे पास। तो मैंने पुलिस को बताया, ले इसको उठा ले, अरेस्ट कर, ये गौओं को सबको पांजरापोल में भेज देना, गौशाला में भेज देना। ऐसे कैसे आप लोग पैसे खाकर ये सब करते हो? मुझे मालूम ही नहीं कि जो मेरा पीए था उसने फेसबुक लाइव कब चालू किया था, मुझे मालूम नहीं। तेलियदू ना को तेलियदू, मुझे मालूम नहीं। वो ऐसा पीछे से लाइव कर रहा है और मैं बता रहा हूं। तो मैंने देखा है तो लाइव कर रहा है। मैंने कहा आ जाओ, लेकर आ जाओ, देखो गायों को कैसे टॉर्चर किया है, उनके शरीर पर जख्म के निशान है गौ माता के ऊपर। तो वो फेसबुक लाइव जो था वो भी 50-60 लाख उसके व्यूज हो गए। मतलब ऑन द स्पॉट आपको समझ में आना चाहिए कि ये सोशल मीडिया इवेंट है, जनता को क्या अच्छा लगेगा। ये जैसे जरूरी है वैसे आज बहुत बड़ी आवश्यकता यह है कि सत्य लोगों के सामने लाना जरूरी है। और हमने सबने एग्रेसिवली सोशल मीडिया पे रहना चाहिए। मैं अभी यहां पूछने के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं अगर पूछूंगा यहां पर कितने लोगों के ट्विटर अकाउंट है, तो मुझे मालूम है कि हॉल में आधे लोग कम से कम ऐसे कि जो हाथ ऊपर नहीं करेंगे। जो आधे लोग हाथ ऊपर करेंगे उनको मैं अगर पूछूंगा कि आपने आखिरी ट्वीट या रिट्वीट कब किया था, तब मुझे समझ में आ जाएगा कि जो हाथ ऊपर किए उसमें से 50% हाथ नीचे चले जाएंगे। उसमें बाद में जो हाथ ऊपर ट्वीट रिट्वीट करने वालों को मैं अगर पूछूंगा कि आप में से कितने लोगों के 1000 फॉलोअर्स है, तो उसमें से भी आधे लोगों के हाथ नीचे हो जाएंगे। ये परिस्थिति अच्छी नहीं है। मुझे याद है स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई थी। उन्होंने कहा था, हिंदू महासभा के जब वो अध्यक्ष थे तब स्वातंत्रवीर सावरकर जी ने 2 बातें बताई थी। पहली बात ये बताई थी कि मतदाताओं का हिंदूकरण करना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? वोटर्स का हिंदूकरण करना चाहिए। हिंदू तो है, करोड़ों लोग हैं हिंदू, लेकिन वोटिंग करते समय उनके दिमाग में है क्या मैं हिंदू हूं और मेरे हिंदुत्व पर संकट है, या मेरे हिंदुत्व के लिए जो काम करेगा उसके लिए मैंने वोट करना चाहिए, ये उसके दिमाग में है क्या? तो नहीं है। हिंदू जाता है वोटिंग करने के लिए, लेकिन हिंदू के नाते नहीं जाता है। तो सावरकर जी ने कहा, बिफोर इंडिपेंडेंस कहा कि मतदाताओं का हिंदूकरण करना चाहिए, और दूसरी उन्होंने बात कही, हिंदुओं का सैनिकीकरण करना चाहिए। मैं बताता हूं आज के दिन भी ये दोनों बातें वैलिड है। जो सावरकर जी ने बताई 1946 में, वो आज भी वैलिड है। हिंदू ने जागरूक होकर जाना चाहिए मेरे समाज पर कौन से संकट है, देश के लिए कौन अच्छा काम कर रहा है, और देश किसके कारण सुरक्षित रहेगा, यह सोचकर उसने मत देना चाहिए। और जो सावरकर जी ने कहा था कि हिंदुओं का सैनिकीकरण करना चाहिए, मतलब हिंदुओं को शस्त्र सिखाने चाहिए, तो मैं आज कहता हूं हिंदुओं को आज शस्त्र सिखाने की आवश्यकता है, लेकिन वो शस्त्र अभी बदल गए हैं। वो शस्त्र कौन से हैं?
सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ा शस्त्र है। इट इज ए वेपन जो सारे हिंदुओं को एक्वायर करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक शस्त्र है। इस शस्त्र को लेकर हिंदू समाज के ऊपर बार बार अटैक होते हैं। हमको मालूम ही नहीं है ह्यूमन राइट्स इस देश में। एक समाज को ऐसे लगता है कि अपनी फोरफादर्स प्रॉपर्टी है, और हिंदुओं को पता ही नहीं है ह्यूमन राइट्स क्या है, ह्यूमन राइट्स के बारे में क्या क्या किया जा सकता है। ह्यूमन राइट्स के बारे में प्रशिक्षण ये एक और ऐसा शस्त्र है जो हिंदू समाज को हमने सिखाना चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, ऐसी कुछ चीजें हैं। मिनिमम नॉलेज ऑफ लॉ, मिनिमम नॉलेज ऑफ लॉ, कोई भी व्यक्ति हो लेकिन उसके कुछ कानून उसको मालूम रहने चाहिए, ताकि कभी भी ऐसा प्रसंग आए तो पुलिस के आंख में आंख डालकर बताएगा कि भैया ये कलम के अंदर, ये सेक्शन के अंदर इसको बुक करो, नहीं तो मैं यहां से उठूंगा नहीं। लेकिन उसको अगर मालूम ही नहीं है, देखिए अगर आपको मालूम नहीं है, पुलिस के सामने जाएंगे, अत्याचार हो गया, किसी ने कुछ नारा दे दिया, मारामारी हो गई, आप पुलिस स्टेशन में गए, आपको अगर जानकारी नहीं है कायदे की तो आप पुलिस के सामने सर 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 ऐसा करेंगे। आपको अगर जानकारी है तो आप कुर्सी को पीठ लगाकर आंख में आंख डालकर बात करेंगे, सर ये ऐसा है, इसके लिए ये करना चाहिए करके। ये सारे जो है आज के आधुनिक जगत में हम लोगों को जो जानकारियां रहनी चाहिए, एक कार्यकर्ता के नाते में बता रहा हूं। इस देश को सुरक्षित रखना है तो हम सब लोगों के तर्कश में तीर होने चाहिए। परशुराम का एक श्लोक है, दोनों स्वामी गारुओं को पता होगा। अग्रतस चतुर्वेदः पृष्ठतस सशरधनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। मतलब आंखों हाथों में हमारे 4 वेद है। परशुराम जी के श्लोक में कहा है हमारे हाथ में 4 वेद है। इसका मतलब हमारे पास ज्ञान की शक्ति है, मतलब हमारे पास पावर ऑफ नॉलेज है। हाथ में वेद है मतलब पावर ऑफ नॉलेज है, ज्ञान की शक्ति है। अग्रतस चतुर्वेदः। साथ में परशुराम जी क्या कहते हैं? पृष्ठतः सशर धनु, और पीछे धनुष्य बाण भी है। मतलब हमारे पास नॉलेज ऑफ पावर भी है, हमारे पास शक्ति का ज्ञान भी है। हाथ में वेद ज्ञान की शक्ति है, धनुष्य बाण शक्ति का ज्ञान है। और उसके बाद में वो कहते हैं अग्रतः चतुर्वेदः पृष्ठतः सशर धनु इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि। आपको अगर ब्रह्म के बारे में चर्चा करनी है, हम ब्रह्म के बारे में चर्चा कर सकते हैं, शास्त्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। शापादपि मतलब हम डिस्कशन से, डिबेट से, चर्चा से, सभाओं से, सेमिनार से, बातचीत से हम आपके साथ लड़ने के लिए, आप लड़ने के लिए आ रहे हैं ना, बहस के लिए आ रहे हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं क्योंकि हमारे पास ज्ञान की शक्ति है। और अगर आप आतताई बनकर आएंगे, अगर आप तलवार लेकर हमारे सामने आ जाएंगे, अगर आप हमारे सामने शस्त्र लेकर आएंगे, आप बात अगर हमारी नहीं मानेंगे, तो इसको हमें हल्के में मत लेना। हमारे पास धनुष्य बाण भी है, हमारे पास लड़ने की हिम्मत भी है, शक्ति भी है, पावर ऑफ नॉलेज भी है, नॉलेज ऑफ पावर भी है। आज भारत में सारे हिंदुओं को अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म, संस्कृति और समाज की रक्षा के लिए किसी के खिलाफ नहीं, हमें हमारी सुरक्षा के लिए क्या करने की आवश्यकता है? ये तो ज्ञान की शक्ति तो बहुत है हमारे पास, लेकिन शक्ति का ज्ञान होना चाहिए। जो शक्तियां आज हमारे पास होनी चाहिए, उन शक्तियों में डिजिटल मीडिया एक बहुत बड़ी शक्ति है। इसको हमने समझना चाहिए। ये संसाधन है ना, वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमको बताया है कि 2047 में जब आजादी का शताब्दी होगी, तब हमें डेवलप्ड इंडिया बनाना है। डेवलप्ड इंडिया अगर हमें बनाना है तो इस देश में कोई भी उठेगा और हमको धमकी देगा कि आपका शर्म काट देंगे, ऐसे माहौल में डेवलप्ड इंडिया तो नहीं बन सकेगा ना। कानून व्यवस्था ये सबसे बड़ी बात है।
सभी के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, सभी के ईश्वरों का, भगवानों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये एक तरफा रस्म वफा तो नहीं होना चाहिए ना, ये वन साइडेड लव नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम सब लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए इंतजाम करने चाहिए, शक्तियां एक्वायर करनी चाहिए, तपश्चर्या करनी चाहिए। हमने पहले सुना था कि अर्जुन गए, उन्होंने तपश्चर्या की और भगवान से पाशुपतास्त्र मांगा। बाद में रावण गए, उन्होंने शिव जी की तपश्चर्या की, उनसे शक्तियां मांगी। तो तपश्चर्या करनी पड़ती है तब शक्तियां मिलती है, फुकट में शक्तियां नहीं मिलती है। फुकट में केजरीवाल के, जगनमोहन रेड्डी के फ्रीबीज मिल जाते हैं, फुकट में शक्तियां नहीं मिलती। शक्तियों के लिए मेहनत करना पड़ता है, चमटा बहाना पड़ता है, चमटा, तेलुगु में चमटा बोलते हैं ना। इसलिए देश के अभिवृद्धि के लिए, देश के सुरक्षा के लिए कष्ट पड़ाली, चमटा चिंदिंचाली। और सोशल मीडिया को समझने की कोशिश कीजिए। मैं समझने की कोशिश की क्या, मुझे पता ही नहीं चला कब मेरे फेसबुक के 1 करोड़ लाइक्स, फॉलोअर्स पूरे हो गए, मुझे पता नहीं चला। क्योंकि जैसे हम करते जाते हैं, प्रामाणिकता से करते जाते हैं, तो अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। मुझे स्वामी गारू आज तक गए 10 साल में सोशल मीडिया के कारण सैकड़ों मित्र मिले, फ्रेंड्स मिले, जिनको मैं नहीं जानता था। वैसे मेरा उनसे कभी परिचय भी जिंदगी में नहीं होता मेरे प्रवास में, उनको सोशल मीडिया ने मेरे साथ कनेक्ट किया। फिर मैं उनको पर्सनली मिला, मैसेजेस डाले, ईमेल डाले, दोस्ती हो गई। और आज वो, मैंने कई लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से जोड़कर पार्टी में कार्यकर्ता बनाया है, संघ का स्वयंसेवक बनाकर। उसकी इच्छा राजनीति में जाने की नहीं थी, हिंदुत्व के लिए काम करना था, देश के लिए काम करना था, संघ के साथ जोड़ दिया। संघ का काम करता है, कोई विद्यार्थी परिषद का काम करता है। मेरा अपना एक बहुत बड़ा विशाल संगठन माय होम इंडिया है, उसमें भी हजारों लोग जुड़े हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। इस शक्ति को हम सब लोग पहचाने, एक्टिव हो जाए। सोशल मीडिया पर बोलने के लिए आप मुझे बताएंगे तो मैं घंटों बोल सकता हूं, लेकिन मुझे थोड़ा सा सुनने की इच्छा है। मैं खुद कार्यकर्ताओं को बताता हूं, मुंदुगा विनंडी तरवाता माटला डंडी, है ना, क्योंकि जो सुनता है वो ही अच्छा बोल सकता है, जो पढ़ता है वो अच्छा बोल सकता है, और जो अच्छा बोल सकता है वही नेता बन सकता है, और वही देश की अच्छी सेवा भी कर सकता है। और इसलिए आप लोगों ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारी भारत माता की रक्षा करने के लिए हम सब लोग एक दिया जलाए, सोशल मीडिया के ऊपर दिया जलाए, मतलब अपना एक हैंडल क्रिएट करे, इंस्टा पर जाए, यूट्यूब पर अपना चैनल। अरे हर दिन आप 2 मिनट का वीडियो बनाकर डाल सकते। मैंने कल डाला, मन की बात सुनना है, मैं सुनूंगा, आप सब लोग सुनिए। मैंने वीडियो डाला, मन की बात पूरी हो गई, बाद में मैं यहां पर आ गया। लेकिन वीडियो तो डाल सकते हैं ना, मोदी जी इतने अच्छे काम कर रहे हैं, तेलंगाना में इतने बुरे काम हो रहे हैं, तो आप वीडियो डालकर एक्सपोज करने का काम कीजिए ना। सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में जाकर, व्हाट्सएप में लोगों को भेज कर, ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम बहुत बड़ा खतरा भविष्य में। 80% इंस्टाग्राम का जो पॉपुलेशन है नए युवाओं का, वो एंटी हिंदुत्व होते दिखाई दे रहा है। जो एंटी हिंदुत्व है वो सब हिंदू है, इसको आप समझिए। आपके घर के बच्चे जो है, आप जो करते उसके साथ सहमत है कि नहीं मैं बता नहीं सकता। वो आपको क्वेश्चनिंग करते हैं, आप उनको उत्तर नहीं देते हैं। कॉलेज में जाते हैं, दिमाग खराब करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं और वो एंटी बन जाते हैं। और भविष्य का खतरा पहचान कर आज अलर्ट हो जाइए। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं है, मुझे लगा तेलंगाना में आवाज है बुलंद, भाग्यनगर में रंडू చేతులు పైకెత్తి గట్టిగా చెప్పండి భారత్ మాతా की। అందరూ చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి, ఇంకో గట్టిగా చెప్పండి వందే। ధన్యవాదములు, నమస్కారములు।